हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हार्दिक शेटा फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी वापी। आज हम स्टैंडर्ड 11 सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर नंबर 14 ऑसिलेशन स्टार्ट करेंगे। अब देखो, अभी तक जो आपने पढ़े जितने भी टॉपिक्स पढ़े, ठीक है, जिसमें मैकेनिक्स आ गया, रोटेशनल मैकेनिक्स आ गया, थर्मोडायनेमिक्स आ गया, ठीक है, उनसे ये थोड़ा डिफरेंट टॉपिक है। और ऑसिलेशन एक ऐसा टॉपिक है जिसकी हेल्प से यूनिवर्स में होने वाली बहुत सारी इवेंट्स आप समझ सकते हो। ऑसिलेशन की हेल्प से वेव्स जो क्रिएट होते हैं और वो वेव्स की वजह से बहुत सारी प्रॉपर्टीज़, बहुत सारी इवेंट्स आप समझ सकते हो। अगर एग्जांपल ले तो सपोज वायलिन है या कोई फ्लूइड बजा रहा है, तो उसके पीछे भी जो रीज़न आएगा निकल के, वो कहीं ना कहीं पे ऑसिलेशन होगा, ठीक है। और वहाँ से लेके आप एसी वोल्टेज तक चले जाओ, अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है, उसमें भी आपको ऑसिलेशंस नज़र आएंगे, ठीक है। फिर मोबाइल कम्युनिकेशन की बात ले लो, रडार की बात ले लो, हर एक जगह पे आपको कहीं ना कहीं पे ऑसिलेशन एंड वेव का यूज़ नज़र आएगा, ठीक है। तो ये फिज़िक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से समझना है, अच्छे से लर्न करना है, हर एक क्वांटिटी, हर एक टर्म को अच्छे से समझना है। अगर आपके माइंड में अगर कोई पिक्चर गलत बन गया तो फिर ये दो जो चैप्टर है वो आपको समझ में अच्छे से नहीं आएंगे। और उसकी काउंटर इफेक्ट क्या आएगी कि 12th स्टैंडर्ड में एक चैप्टर है वेव करके, वेव ऑप्टिक्स, तो इसमें भी फिर प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, स्टार्टिंग में जो आपको दिया हुआ है वो 9th स्टैंडर्ड में जो आपके सिलेबस में था उसको रिवाइज करा रहे हैं। एक तो पीरियोडिक एंड ऑसिलेटरी मोशन था, पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूलाज भी थे, उनकी डेफिनेशंस भी थी, डिस्प्लेसमेंट भी था, ठीक है। चलो, तो ये अच्छे से समझते हैं, तो इतना हम फटाफट रिवाइज कर लेंगे। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये चैप्टर पूरा आप समझ सकते हो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन से ही बना हुआ है। चलो, पीरियोडिक मोशन और ऑसिलेटरी मोशन का मतलब क्या। अगर कोई इवेंट रेगुलर टाइम इंटरवल पे रिपीट हो रही है तो हम बोलेंगे कि ये जो मोशन है वो कैसी है, पीरियोडिक मोशन है, ठीक है। जैसे ये अगर मैं एक क्लॉक ले लूँ एनालॉग, तो ये क्लॉक का कोई भी एक मैं हैंड ले लूँ, सपोज ये मिनट वाला हैंड है, तो वो रेगुलर टाइम इंटरवल पे अपनी मोशन रिपीट करता है। मतलब ये कैसी मोशन है, ये पीरियोडिक मोशन है। क्या इसको ऑसिलेटरी मोशन बोल सकते हैं। अब ऑसिलेटरी मोशन का मतलब समझो कि अगर कोई एक ऑब्जेक्ट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे टू एंड फ्रो या अप एंड डाउन मोशन कर रहा है तो आप बोलोगे कि ये ऑसिलेटरी मोशन है। ना तो ये आगे पीछे वाली मोशन है, ना तो ऊपर नीचे वाली, एक मीन पोजीशन के आसपास अगर मोशन हो रही है तो आप बोल सकते हो कि ये ऑसिलेटरी मोशन है, अदरवाइज नहीं। तो यहाँ पे जो हमने एग्जाम्पल लिया है, हम बोल सकते हैं कि ये ऑसिलेटरी मोशन नहीं है। चलो, सेम वे में अगर एक दूसरा एग्जाम्पल लूँ, एक पेंडुलम ले लेते हैं। एक सिंपल सा पेंडुलम है और यहाँ पे हमने बांध के रखा हुआ है बॉब। बॉब मतलब आपको पता होगा कि एक यहाँ पे मास रखा हुआ है समझो, और ये अपनी मीन पोजीशन के आसपास ऐसे मोशन कर रहा है। चलो, ये पीरियोडिक मोशन है। तो देखो, यहाँ पे पीरियोडिक मोशन का मतलब ये नहीं निकालना है कि सर्कुलर मोशन, ठीक है, एक सेंटर के आसपास गोल गोल घूमना, ऐसा नहीं है। रेगुलर इंटरवल पे अगर मोशन रिपीट हो रही है मतलब ये पीरियोडिक मोशन है।
क्या ये ऑसिलेटरी मोशन है? तो देखो, एक मीन पोजीशन है ये वाली, उसके आसपास मोशन है और रेगुलर टाइम इंटरवल पे रिपीट भी हो रही है, मतलब ये ऑसिलेटरी मोशन भी है। चलो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। सपोज मैं एक अनदर एग्जांपल लूँ कि यहाँ पे कहीं पे सन है और अर्थ ऐसे शेप में उसके अराउंड रोटेट कर रही है। ये अर्थ है और ये सन है। इतना ज़्यादा इलिप्टिकल शेप नहीं होता, अप्रॉक्सीमेट सर्कुलर होता है बट इलिप्टिकल। ठीक है, चलो तो ये कौन सी मोशन है? तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि ये ऑसिलेटरी मोशन बिल्कुल नहीं है, क्योंकि एक इक्विलिब्रियम पोजीशन के आसपास टू एंड फ्रो मोशन यहाँ पे नज़र नहीं आ रही। चलो कुछ एरर आ गई है तो वो डायग्राम चला गया, बट आप समझ गए वो भी एक पीरियोडिक मोशन है, ऑसिलेटरी मोशन नहीं है। तो इससे आप एक स्टेटमेंट बना सकते हो कि ऑल पीरियोडिक मोशंस ओके आर नॉट नेसेसरली ऑसिलेटरी। ठीक है, बट ऑल ऑसिलेटरी मोशंस आर पीरियोडिक। ठीक है, अब पीरियोडिक मोशन क्या है, ऑसिलेटरी मोशन क्या है, ये सब समझ में आ गया। अब अगर हम ग्राफिकल फॉर्म में देखें, सपोज ग्राफ बना के हम देख रहे हैं, टेक्स्ट बुक के एग्जाम्पल तो है ही। ठीक है, अब ग्राफ बना के देख रहे हैं, टेक्स्ट बुक का ही एक एग्जाम्पल लेते हैं कि सपोज आप यहाँ पे हो, ये ग्राउंड है और ये आपके हाथ में एक बॉल है, आपके हाथ ऐसे लंबे हैं समझो, और ये बॉल है। ये बॉल को आप नीचे की ओर मार रहे हो और ये बॉल वापस ऊपर आ रहा है। जैसे ही ऊपर सेम हाइट पे आया, आपने फिर से मारा, रेगुलर इंटरवल में मारते जा रहे हो, तो ये बॉल ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो रहा है। तो टाइम के साथ जो हाइट मिलेगी वो हाइट का ग्राफ कुछ इस तरह आपको मिलेगा। इनिशियली आपके हाथ में था तो ऐसे, फिर वापस सेम हाइट पकड़ी तो आपने फिर से नीचे की ओर मारा, वापस सेम हाइट पकड़ी, फिर से नीचे की ओर मारा, वापस सेम हाइट पकड़ी, फिर से नीचे की ओर मारा। तो अभी देखो शेप कहाँ से रिपीट होना स्टार्ट हुआ, अच्छे से नोटिस करो, यहाँ से ऐसे और ऐसे। ये एक ऑसिलेशन देखो फिनिश हो गया, क्योंकि यहाँ के बाद ये जो मोशन है वो रिपीट हो रही है। देखो सेम ऐसा ही शेप यहाँ पे भी बनेगा और सेम ऐसा ही शेप आपको नेक्स्ट इवेंट में भी मिलेगा। ठीक है ना, मतलब अगर कोई ग्राफ अपने आप को रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे रिपीट करता है तो फिर आप बोल सकते हो कि ये पीरियोडिक मोशन है। ठीक है, और यहाँ पे जो टाइम लगा, सपोज 0 से लेके यहाँ तक, तो टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। ठीक है, तो यहाँ पे जो कैपिटल T है उसको हम बोलेंगे टाइम पीरियड। ये एक टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल है, बाकी के एग्जाम्पल्स भी है, अच्छे से समझ लेना, और ये 2 एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स। ठीक है, चलो यहाँ से आपको सिर्फ इतना पता चला होगा कि पीरियोडिक मोशन क्या है और ऑसिलेटरी मोशन क्या है। अब एक क्वेश्चन और है, क्या ऑसिलेशन एंड वाइब्रेशन सेम कंसेप्ट है? तो बिल्कुल, ऑसिलेशन एंड वाइब्रेशन दोनों एक ही वर्ड है, ऐसे समझ सकते हो आप, दोनों का कंसेप्ट सेम है। बट यूजुअली हम क्या करते हैं, जब फ्रीक्वेंसी वेरी लो हो, मतलब जो इवेंट रिपीट हो रही है वो एकदम धीरे धीरे रिपीट हो रही है, तो हम बोलते हैं ऑसिलेशन। और अगर रैपिड चेंज हो रहा है पोजीशन में और डायरेक्शन ऑफ मोशन में,
मतलब अगर फ्रीक्वेंसी वेरी हाई है, इवेंट है वो फास्ट अपने आप को रिपीट कर रही है, तो हम बोलते हैं कि यहाँ पे वाइब्रेशन हो रहा है। बाकी दोनों के कंसेप्ट सेम है। देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन ऑसिलेशंस एंड वाइब्रेशंस। ओके, अब बोल सकते हो इट सीम्स दैट व्हेन द फ्रीक्वेंसी इज स्मॉल वी कॉल इट ऑसिलेशन, while when the frequency is high we call it vibration. ओके, और जनरली हम क्या करेंगे, जहाँ पे बॉडी आपको रेस्ट में मिले, अगर आपने पूरी सिस्टम को फ्री कर दिया और अगर वो बॉडी रेस्ट में एक पोजीशन पे मिलती है, तो उस पोजीशन को हम बोलने वाले हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ दैट बॉडी, या तो मीन पोजीशन ऑफ दैट बॉडी। ओके, चलो यहाँ तक समझ में आ गया। अभी देखते हैं पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। अब ये तो एकदम इजी है। टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड, और फ्रीक्वेंसी के लिए क्या लिखोगे, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो, टाइम पीरियड जितना टाइम कैपिटल टी टाइम है, तब नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कितने, वन ऑसिलेशन हो रहा है। तो अगर मैं 1 सेकेंड का टाइम लूँ, क्योंकि मुझे फ्रीक्वेंसी में क्या चाहिए, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम, तो मतलब फ्रीक्वेंसी के लिए मुझे टाइम लेना पड़ेगा 1 सेकेंड, तो कितने ऑसिलेशंस होंगे, तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू आपको मिलेगा 1 टाइम पीरियड। चेक कर सकते हो आप। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बनेगा 1 टाइम पीरियड। ओके, अभी बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, अगर ऑसिलेशन को समझना है तो किसी भी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट अच्छे से समझना पड़ेगा, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट है वो भी आपको कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए, और कुछ ऐसी सिस्टम जो इलास्टिक मीडियम उसके पास है, या तो इलास्टिक बिहेवियर है जो अपनी मीन पोजीशन रिस्टोर करने की कैपेसिटी रखती है, उनके लिए आप डिस्प्लेसमेंट एक स्पेशल फंक्शन के साथ रिप्रेजेंट करने वाले हो, ठीक है। अब वो कैसे बनता है समझो। सपोज कोई एक स्प्रिंग है, जिसको हमने किसी ऐसे ही रिजिड सपोर्ट के साथ फिक्स किया हुआ है, स्प्रिंग, और ये स्प्रिंग के साथ हमने कोई मास जॉइन कर लिया। अब ये मास यहाँ पे है समझो, ठीक है। तो ये जो है पोजीशन जहाँ पे स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ के साथ है, वो पोजीशन बन गई x इक्वल टू 0, और जिसको हम बोलने वाले हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है। फिर ये जो है उसको मैंने ज़रा सा इस तरफ खींचा और छोड़ दिया, तो ये ऑसिलेशन स्टार्ट हुए। सपोज किसी एक टाइम पे ये जो ब्लॉक है वो मुझे यहाँ पे मिला, मतलब जो ये पोजीशन हो गई वो x इक्वल टू सपोज x है, तो डिस्प्लेसमेंट हुआ फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, मतलब x जितना, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो फोर्स है वो वेरी करेगा। क्यों वेरी करेगा, क्योंकि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है। जैसे जैसे दूर जाओगे कंटिन्यूस चेंज आएगा, यहाँ पे फोर्स कंटिन्यूसली इंक्रीज होगा, यहाँ पे फोर्स कंटिन्यूसली डिक्रीज होगा। तो एक्सेलरेशन वेरी होगा, एक्सेलरेशन वेरी होगा तो रेट ऑफ चेंज इन स्पीड भी चेंज होगा, और x है वो लिनियरली वेरी करेगा नहीं, ठीक है। तो x भी यहाँ पे मतलब डिस्प्लेसमेंट है वो भी अलग अलग इंटरवल ऑफ टाइम पे आपको अलग अलग मिल सकता है। तो ऐसी अगर कोई मोशन है तो उसको फंक्शन ऑफ टाइम के साथ हम रिप्रेजेंट करते हैं,
ठीक है। द डिस्प्लेसमेंट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ मैथमेटिकल फंक्शन ऑफ टाइम. In case of periodic motion, this function is periodic in time. Okay, one of the simplest periodic functions is given by, okay, one of the simplest periodic function f of t हम दे सकते हैं a cos ओमेगा t की हेल्प से. ओके, ये सबसे सिंपल है. ओके, जहां पे एफ ऑफ टी क्या है, ये है पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट टाइम टी. ओके, यहां तक समझ में आ गया. ये ए क्या है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मतलब ए यहाँ पे बनेगा एम्पलीट्यूड. और ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी. और एंगुलर फ्रीक्वेंसी इक्वल टू हमें पता है, तो यहाँ पे देखो वेयर ए इज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन. ओमेगा क्या है, ओमेगा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी. और एंगुलर फ्रीक्वेंसी है तो उसका फॉर्मूला बनेगा 2π/t, क्योंकि यहाँ पे आप क्या करने वाले हो, एंगुलर फ्रीक्वेंसी का मतलब चेंज इन एंगल डिवाइड बाय चेंज इन टाइम. तो एंगल सपोज 2π बन रहा है एक ऑसिलेशन के लिए, तो एक ऑसिलेशन के लिए टाइम लगने वाला है कैपिटल टी. और उसके बाद मोशन रिपीट होती है. ठीक है, तो समझो कि अगर मैं कोई एक मोशन के लिए ग्राफ बनाऊं, अच्छे से समझना, अगर मैं कोई एक मोशन के लिए एक ग्राफ बनाऊं, सपोज साइन फंक्शन को फॉलो कर रहा है, तो ऐसा ग्राफ बनेगा. ठीक है, यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो कौन सा होगा, 2π. तो यहाँ पे कौन सा होगा, पाई. यहाँ पे कौन सा होगा, 3π. और यहाँ पे कौन सा होगा, 4π. 2π कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगा वो t, 4π कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगा वो 2t. अब सपोज मेरे पास कोई एक एंगल है यहाँ पे, और ये एंगल है थीटा. या तो अगर मैं टाइम की बात करूँ तो ये स्मॉल t टाइम, एक वैल्यू मुझे मिलेगी डिस्प्लेसमेंट की x. तो ये हो गया फंक्शन की वैल्यू एट टाइम t. तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ f ऑफ t. ओके, अब इक्वल टू देखो यहाँ पे, तो अगर मैं ये कैपिटल T टाइम ड्यूरेशन के बाद जब मोशन रिपीट होती है तब मैं सेम टाइम लूँ, तो मतलब यहाँ से यहाँ तक का टाइम रहेगा कैपिटल T प्लस स्मॉल t. और तब भी मुझे डिस्प्लेसमेंट सेम मिलेगा, क्योंकि मोशन है वो कैपिटल T टाइम के बाद रिपीट होगी. तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि f ऑफ t इज इक्वल टू f ऑफ t प्लस कैपिटल T, या तो कैपिटल T प्लस स्मॉल t. चलो यहाँ तक समझ में आ गया होगा. तो ये डायग्राम मैं अभी निकाल देता हूँ. तो आप लिख सकते हो f ऑफ t इज इक्वल टू f ऑफ t प्लस कैपिटल T. अब f ऑफ t क्या हो सकता है, तो ये फंक्शन किसी भी मैथमेटिकल टर्म के साथ रिलेट कर सकता है. a साइन ओमेगा t हो सकता है, a कॉस ओमेगा t हो सकता है. ठीक है, चलो एक और बात, अगर कोई फंक्शन कॉम्बिनेशन ऑफ टू फंक्शन हो, कोई एक फंक्शन है जो कॉम्बिनेशन ऑफ टू फंक्शन से बना हुआ है, सपोज f ऑफ t आपको ऐसा दिया हुआ है
ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी। अब ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है, तो समझो यहाँ पे आप एम्पलीट्यूड क्या है नहीं बता सकते, ना आप टाइम पीरियड अच्छे से बता पाओगे, ठीक है ना। तो फिर ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाए, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट है ना वो दो दो ऑर्डर को फॉलो कर रहा है, ए साइन ओमेगा टी के हिसाब से भी चल रहा है, बी कॉस ओमेगा टी के हिसाब से भी चल रहा है, और दोनों की कंबाइन इफेक्ट की हेल्प से आपको एक ऑसिलेटरी मोशन मिलती है। तो जब भी आपको ऐसा कुछ दिखे, सबसे पहले एक फॉर्मूला माइंड में रखो कि साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा इक्वल टू साइन अल्फा प्लस बीटा। देखो यहाँ पे दो फंक्शन है अलग अलग साइन कॉस, उसको आप एक ही में कन्वर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा करना है तो एक ट्रायंगल ले लो, यहाँ पे मैं ले रहा हूँ, आप भी रफ में ले सकते हो। यहाँ पे एंगल ले लो फाई, कोई भी एक एंगल, हाँ ये मैंने ले लिया फाई। साइन के साथ मुझे टर्म चाहिए वो कॉस में चाहिए, तो ये कैपिटल ए जो है वो एडजेसेंट साइड होना चाहिए, इसलिए मैं फाई के एकदम नज़दीक लिख रहा हूँ ए। कॉस के साथ जो मुझे टर्म चाहिए वो साइन में चाहिए, मतलब बी है वो अपोजिट साइड होना चाहिए, मतलब ये बी। और ये ऑटोमेटिक बन जाएगा पाइथागोरस लॉ की हेल्प से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट। तो अब मैं यहाँ पे एक चीज़ कर सकता हूँ कि मुझे अगर साइन के साथ कॉस चाहिए तो एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस जरूरी। अब हाइपोटेनियस के लिए देखो यहाँ पे ए है और हाइपोटेनियस क्या है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो डिवाइड तो करना होगा इससे, तभी मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे कॉस फाई आ सकता है। साइन के साथ देखो ये फॉर्मूला के हिसाब से कॉस वाला टर्म चाहिए हमें, और कॉस के साथ साइन वाला। तो हम क्या करते हैं, पूरे इक्वेशन को अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और अंदर डिवाइड भी कर देंगे ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और साथ में साइन ओमेगा टी प्लस बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और साथ में आएगा कॉस ओमेगा टी। ओके अब ये ओमेगा टी ही क्यों लेते हैं, क्योंकि एंगल चेंज होता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। कैसे, ओमेगा इक्वल टू थीटा डिवाइड बाई टी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टाइम, इसलिए थीटा मिलता है ओमेगा इंटू टी। धीरे धीरे सब समझ में आएगा, एक दो डाउट्स अभी भी रह जाएंगे जब तक हम पूरा ऑसिलेशन अच्छे से नहीं समझ लेते हैं, ठीक है। तो कोई टेंशन मत लेना, अगर कुछ समझ में नहीं आया तो वो नेक्स्ट टॉपिक आते आते क्लियर हो जाएगा। हाँ, हमने ये डिस्कस नहीं किया है कि ए एक्स इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी कैसे बना, ठीक है ना। इसका भी डेरिवेशन है और अच्छे से समझ सकते हैं, बट वो आपके अभी सिलेबस में नहीं है। टेक्स्ट बुक में डायरेक्ट फॉर्मूला लेने से लेके ही स्टार्ट किया हुआ है, तो अगर किसी को वो समझना है तो उसके लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे हो गया ये अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब ये दोनों का रेशियो ये बन जाएगा कॉस फाई, और साइन ओमेगा टी तो है ही। ओके, बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये बन जाएगा साइन फाई, क्योंकि ऑपोजिट साइड इंटू डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस है। तो ये देखो एक फॉर्मूला बन गया साइन अल्फा प्लस बीटा वाला, तो ये अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाई। तो जब भी आपको कंबाइंड फंक्शन दिया जाए आप ऐसे आप उसको कन्वर्ट कर दो
एक फंक्शन में। अब यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। एम्पलीट्यूड क्या मिला, √a² प्लस b²। आपको यहाँ पे एम्पलीट्यूड जो मिला वो मिलेगा √a² प्लस b²। एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है और जो फाई है वो एक कांस्टेंट है। और फाई की वैल्यू क्या मिलेगी, तो ट्रायंगल से देखो tan इनवर्स b/a, क्योंकि tan फाई की वैल्यू आएगी ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट साइड, मतलब b/a। तो मतलब क्या हुआ कि एनी पीरियोडिक फंक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ सुपरपोजिशन ऑफ साइन एंड कोसाइन फंक्शंस ऑफ डिफरेंट टाइम पीरियड विथ सुटेबल कोएफिशिएंट्स। ठीक है, तो ऐसा ही एक एग्जाम्पल है, उसमें भी आपको करना है जहाँ पे दो फंक्शंस दिए हुए साइन भी और कॉस भी। ठीक है ना, तो साइन के साथ कॉस लाने की ट्राई करो, कॉस के साथ साइन लेके आने की ट्राई करो और उसके बाद सॉल्यूशन स्टार्ट करो। चलो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ओके, अगर किसी को कोई डाउट है तो कांटेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर से हम सिंपल हार्मोनिक मोशन स्टार्ट करने वाले हैं और उसके बाद एक सिंपल हार्मोनिक मोशन को हम कंपेयर करने वाले हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के साथ, और साथ साथ अभी जो हमने डिस्प्लेसमेंट देखा उस हिसाब से हम वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन के फॉर्मूलाज भी डिराइव करने वाले हैं। ठीक है, चलो तो यहाँ तक रखते हैं। अगर किसी को कोई डाउट है तो कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, थैंक यू।